Hello everybody, my name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जिन लोगों ने गेट एग्जाम लिखा इस बार बहुत अच्छा नहीं गया उनके लिए भी, जिन लोगों के लिए अच्छा गया उनके लिए भी, और जो अगली बार गेट एग्जाम लिखना चाहते हैं उनके सबके लिए। और वो गुड न्यूज है, इसरो की तरफ से साइंटिस्ट इंजीनियर की एससी की पोस्ट के लिए जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट निकला है। और ये एडवर्टीजमेंट बहुत ही बम्पर होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। इसरो जैसे एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में है और ऑफ कोर्स पेमेंट बहुत अच्छी है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है इसका। अब देखते हैं डिटेल की, ये जो इसरो ने एडवर्टीजमेंट निकाला है उस एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये इस पर्टिकुलर जो भी ये एडवर्टीजमेंट है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। आप क्लिक करके इस पे जा सकते हैं और पूरी डिटेल यहां से भी पढ़ सकते हैं। वहां पे जाके फिर अप्लाई करने की लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगी। पढ़िए जरा। तो इसरो जो है डिपार्टमेंट, जो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा करते हैं, उसकी डिटेल दे रखी है। अब इन्होंने जो एक ये बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर मेरिटोरियस ग्रेजुएट्स फॉर फॉलोइंग वैकेंसी साइंटिफिक और साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी लेवल 10। पे मैट्रिक्स जो होगा इसका 10 का होगा। गेजेटेड पोस्ट रहेगी। अब ये जो पोस्ट है इनके अलग अलग कोड हैं। एक है B001 जो कि साइंटिस्ट या इंजीनियर एससी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। 90 वैकेंसीज हैं और 90 वैकेंसीज जो है उनके अलग अलग डिग्रीज अलग अलग नंबर्स भी दे रखे हैं। आप यहां पे डिटेल में देख सकते हैं। ये 90s कहां गया भाई, ये रहा। अरे तुम छोटा हो जाओ, ये देखो 90s वैकेंसीज हैं। इनमें बीटेक जो और आपको करना है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करना है। अगर आपके कॉलेज में परसेंटेज सिस्टम चलता है बीटेक का तो 65% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, या फिर अगर सीजीपीए सिस्टम चलता है तो सीजीपीए होना चाहिए 6.84 आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 6.84 का सीजीपीए इन्होंने मांगा है। अब जाते हैं सेकंड मैकेनिकल पे। मैकेनिकल में तो बम्पर वैकेंसीज हैं, मतलब मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बहुत गजब की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता बॉस। 163 वैकेंसीज हैं, तो मतलब जिन लोगों को ऐसा कभी लगता था कि यार इतनी कम वैकेंसीज है, हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो यहां पे ऑप्शन है। इवन कंप्यूटर साइंस के लिए भी ठीक ठाक है यार, 47 वैकेंसीज आर फाइन। तो कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल के लिए 163 47, और इसके अलावा ऑटोनोमस बॉडी पीआरएल का अलग से एक 2 वैकेंसीज का और कंप्यूटर साइंस का अलग से एक वैकेंसी का इन्होंने कोड दे रखा है। तो आप चाहें तो B3 और B3A/A दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनका बस आप देख लीजिएगा कि क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स है और क्या इनकी पोस्ट की आगे की डिटेल रहेंगी। अब कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपको सेम बी या बीटेक आपको या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। एग्रीगेट परसेंटेज आपका होना चाहिए 65% या फिर कम से कम सीजीपीए होना चाहिए 6.84 आउट ऑफ 10। अब देखो यहां पे ना आईटी इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे अलग अलग नाम लिखे नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आप देखिएगा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपकी ब्रांच अवेलेबल है कि नहीं है। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस के नाम होते हैं। कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, कहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कहीं पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस, कहीं पे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम होते हैं। कुछ स्पेशलाइजेशन वाले भी होते हैं। तो एक बार जब आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप देखिएगा कि आपकी जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में अवेलेबल है कि नहीं। नहीं है मतलब आप नहीं कर सकते अप्लाई, और है तो मतलब कर सकते हो। यूजुअली तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी ब्रांचेस के नाम वहां पे मिल जाएंगे। तो आप एक बार अप्लाई करके जरूर देखना, पहले से मत मान लेना कि हमारे लिए तो है ही नहीं। ठीक है, आईटी वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमारा आईटी का तो नाम ही नहीं लिखा है, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, अप्लाई करके देखने का एक बार। ठीक है, कब मैकेनिकल के लिए तो सिंपल सी बात है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द रिक्वायरमेंट। अब देखो यहां पे ना इन लोगों ने अलग अलग ये दे रखी है कि अगर आपके पास एचएच टाइप की कोई कैटेगरी है आपकी तो एक, VH3 और LD MI MD एक। अब ये है क्या एक्चुअली, ये सब जो है ये है दिव्यांगता की या फिर
हैंडीकैप्ड जो आपकी पीडब्ल्यू की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो हैं। तो अगर इनमें से जो 47 वैकेंसीज हैं इनमें से बस इतनी ही क्या है, इतनी ही सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिजर्व्ड हैं, बाकी सब ओपन है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी कुछ अच्छा फायदा हो जाएगा। अब फिर से इन्होंने यहां लिखा है ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू कंप्लीट द अबोव कोर्स इन एकेडमिक ईयर 22-23 आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, प्रोवाइडेड फाइनल डिग्री इज अवेलेबल बाय 31 ऑफ अगस्त 2023 एंड देयर एग्रीगेट इज 65% दिस। मतलब कि जो स्टूडेंट 2023 में पास हो रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दो शर्तें इनकी है, एक तो कि आपका परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए, अगर परसेंटेज सिस्टम कॉलेज में चलता है तो 65% मिनिमम होना चाहिए। ये देखो इन्हें यहां लिखा हुआ है 65% मिनिमम होना चाहिए, और अगर सीजीपीए सिस्टम चलता है तो 6.84 आपका मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आपकी डिग्री अवेलेबल हो जाना चाहिए 31 ऑफ अगस्त के पहले पहले। 31 ऑफ अगस्त तक अगर आपका डिग्री नहीं मिला तो फिर आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अलाइड डिसिप्लिन इन बीई बीटेक एक्सेप्टेबल अंडर अबोव डिसिप्लिन आर मेंशन्ड इन एफएक्यूज। अब इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि जो आपके अबो मेंशन इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हुआ या कंप्यूटर साइंस हुआ, तो कंप्यूटर साइंस की और भी बहुत सारी अलायंस ब्रांचेस के नाम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आईटी है ना, सीएस एंड टेक्नोलॉजी है, सीएस एंड समथिंग समथिंग इंफॉर्मेशन साइंस है, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। तो जितने भी नाम हैं वो इन्होंने कहां दे रखे हैं, यहां पे एक्सेप्टेबल जितने भी हैं वो सारे डिसिप्लिन के नाम एफएक्यूज में दे रखे हैं। तो एफएक्यू का अलग से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का अलग से इन्होंने एक पर्टिकुलर पीडीएफ बना रखा है, उसमें सारी ब्रांचेस के नाम हैं, एक बार चेक जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे इन्होंने डुअल डिग्री के बारे में बता रखा है कि अगर आपकी डुअल डिग्री है तो आप इसको रीड कर लेना। बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो डुअल डिग्री के लिए जाते हैं, तो अगर आपके डुअल डिग्री है तो ये पूरी डिटेल आप पढ़ लेना, सीजीपीए एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ डिटेल में दे रखा है। अच्छा, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए होती है एज लिमिट। आप एक पर्टिकुलर एज के हो और उससे छोटे हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। यहां भी है, एज लिमिट है 20 ईयर्स एज ऑन 14 ऑफ जून 2023। 14 जून के पहले पहले अगर आपकी एज 28 या उससे छोटी है तो ठीक है, उसके पहले अगर आप 28 क्रॉस कर गए, 28 प्लस हो गए, तो फिर आपको यहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा। हां जी, एक चीज है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं किसी पोस्ट पे, ये लिखा है सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एक्स सर्विसमैन, कि अगर आप कभी किसी सर्विस में थे, एक्स सर्विसमैन मतलब कि यूजुअली ये आर्मी या नेवी या कहीं पे आपने सर्विस दी है तो, या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को क्या मिल सकती है, एज में छूट मिल सकती है। जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आप इन कैटेगरीज में हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एज लिमिट का रिलैक्सेशन कितना है। अब यहां पे इन्होंने एक और बात बोल रखी है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूबीडी हैव टू सबमिट अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो। एक और चीज दे रखी है इन लोगों ने डिसेबिलिटी को लेके, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी फॉर रिजर्वेशन, ओनली सच पर्सन वुड बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन सर्विसेज और पोस्ट हु सफर फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ रिलेवेंट डिसेबिलिटी। अगर 40% से कम नहीं है आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन करने का तरीका क्या है देख लो, यहां पे क्लियर कट पूरी डिटेल दे रखी है एप्लीकेशन करने का तरीका। ये देखो यहां दे रखा है कि एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 14 ऑफ जून। ये देखो 14/6 दे रखा है। कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट, ऑफ कोर्स आपकी कैंडिडेचर पे डिपेंड करता है। अब आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो तो मैंने बताया था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड B003 और B003/A दोनों आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है अगर आपके सारे कैंडिडेचर मैच होते हैं उससे तो। हाउएवर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट शुड सिलेक्ट कॉमन रिटन टेस्ट सेंटर।
एक ही कॉमन रिटन टेस्ट सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट्स हैव टू मेक एप्लीकेशन फी पेमेंट सेपरेटली फॉर एप्लीकेशंस फॉर ऑल द पोस्ट। सारी पोस्ट के लिए आप लोग को अलग अलग एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी होस्टेड ऑन द इसरो वेबसाइट बिटवीन 15/5, मतलब कि आज से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन और 14 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। एप्लीकेशंस विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली, आपको कोई ऑफलाइन पेपर कुछ नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन डालनी है। फिर आगे दे रखा है अपॉन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन applicants will be provided with an online registration number which should be carefully reserved for the future references। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद, तो वो फिर आपको आगे के रेफरेंसेस में काम आएगा। जब भी आप अपना ये चेक करोगे कैंडिडेचर कि आप क्या सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ एटसेट्रा, तो वो काम आएगा। जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तो भी वो चेक होगा। ईमेल आईडी ऑफ एप्लीकेंट इज टू बी गिवन इन एप्लीकेशन कंपल्सरीली। ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा क्योंकि वहीं पे सारे ईमेल आएंगे आपके आगे आने वाले जितने भी सिलेक्शन एटसेट्रा से रिलेटेड हो या एग्जाम कब होने वाली है उससे रिलेटेड। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 14 जून। अच्छा, एक चीज, 14 जून आखिरी डेट है, पर आखिरी डेट तक सब कुछ टालम टूली नहीं करनी है, अभी से स्टार्ट कर देना है। हो सकता है 1 या 2 दिन ले लो, पर इस मंथ के एंड तक कर देना। होता क्या है ना, आखिरी में अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया या कोई फॉर्मेट उस फॉर्मेट में नहीं आया डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में उन्हें चाहिए था, अब वो हम बनवाने गए, हम प्रिंट लेने गए, या कुछ भी ऐसी चीज जो कमी रह गई, उसकी वजह से हमारी डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एक रीजन। दूसरा रीजन, आखिरी के 2 दिनों में ज्यादा ट्रैफिक होता है। कहां पे? वो एप्लीकेशन की पोर्टल पे। तो उसकी वजह से हो सकता है आपका पेमेंट फेलियर हो जाए मल्टीपल टाइम्स, सर्वर डाउन हो जाए, उनका एप्लीकेशन ठीक से ना चल पाए, एरर आ जाए। तो ये बहुत सारे इश्यूज रहते हैं आखिरी टाइम में, तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले ही कर देना। जून के स्टार्ट होने के पहले ही कर दो, ठीक है। चलिए आगे इन्होंने दे रखा है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर एनसीएस नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस में विजिट इसरो वेबसाइट एंड फॉलो एप्लीकेशन प्रोसीजर्स एज स्टेटेड। आप फिर इसरो की वेबसाइट पे जाके, और आपके लिए अलग से हो सकता है एप्लीकेशन प्रोसीजर हो। applications that are not in conformity with the requirements indicated in this advertisements and incomplete applications will not be entertained। अगर आप इनमें जो ऊपर एलिजिबिलिटी एटसेट्रा क्राइटेरिया दे रखा है उससे अलग है, मान लो कि आप 3rd ईयर में ही हैं और अप्लाई कर रहे हो सकता है आपकी एज ज्यादा है और अप्लाई कर रहे हो, आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है और आप अप्लाई कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में, तो ऐसे केस में ना ये लोग फिर ऐसे एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में भी है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, या पीएसयू एम्प्लॉई हैं, ऑटोनोमस बॉडी में हैं, तो फिर वहां पे आपको एनओसी देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। यहां पे दे रखा है एम्प्लॉयर कंसर्न, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट अंडर इंटीमेशन टू एंड विद द प्रायर परमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो ये देखिएगा, कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट को अप्लाई करना है पोस्ट के लिए ओनली अंडर द इंटीमेशन एंड विद द प्रायर परमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर। जो आपके एम्प्लॉयर हैं, जहां पे आप काम कर रहे हो, उनकी परमिशन से ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पोस्ट पे एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। चलिए यहां पे मनी के बारे में बात कर रखा है। एप्लीकेशन फी कितनी है? एप्लीकेशन फी है 250 रुपीज, बहुत नॉमिनल सी है। और अगर आप लोग अभी गेट का एग्जाम दे रहे हो अगले साल के लिए, तो आप इसको जरूर लिखें। मैं तो कहता हूं कि ये एज अ प्रैक्टिस ले लो, गेट की एग्जाम की एक प्री प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एग्जाम का माहौल, थोड़ा वहां बैठने का एक अच्छा सा मेंटल स्टेट पता चल जाएगा कि गेट एग्जाम कैसे लिखी जाएगी। और मैक्सिमम गेट के क्वेश्चंस ही इसमें रिपीट होते हैं। 50-60% क्वेश्चन तो गेट के पीवाईक्यूज ही होते हैं इसरो की एग्जाम में। इट्स जस्ट दैट कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और डायरेक्ट वाले होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं इसका रिटन टेस्ट। अदरवाइज तो इट्स वेरी इजी एग्जाम टू राइट। गेट एग्जाम के कंपैरिजन में तो बहुत इजी है इसरो का रिटन एग्जाम। तो चलिए आगे क्या दे रखा है, दोज कैंडिडेट्स डिजायरस टू अप्लाई मल्टीपल पोस्ट हैव टू सेपरेटली रिमिट एप्लीकेशन फी ऑफ 250। अलग अलग अगर आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 250 रुपीज जो है हर बार अलग अलग के लिए देना पड़ेंगे। फिर एप्लीकेशन के लिए उन्होंने दे रखा है कि आप फी पेमेंट की आखिरी डेट 16 जून भी हो सकती है, बट हाउएवर यू शुड अप्लाई बिफोर 12th of June और यू शुड पे बिफोर 12th of June
टू अवॉइड एनी अनएक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन फेलियर और इशू, कि पता चला आपने पेमेंट कर दी, आपकी तरफ से पेमेंट कट गई पर उनके वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा, तो कम से कम 2-4 दिन तो दो, बाद में पता चला कि आपके पास से पेमेंट कट हो गया पर उन्हें सबमिट नहीं हुआ और लेटर ऑन में ट्रांजैक्शन आपकी बैंक ने रोल बैक कर दिया और डेट निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन भी फिल नहीं हो पाया, पेमेंट भी नहीं हो पाई और उनके पास में आपका पेमेंट नहीं पहुंचा तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले से ही पेमेंट करके और रख लो, स्टेटस चेक कर लो कि हाँ सक्सेसफुली एप्लीकेशन हो गई कि नहीं हुई, वरना आपको लेटर ऑन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखो क्या दे रखा है इन लोगों ने, डिटेल दे रखी है, पेमेंट कैसे आप कर सकते हैं, अलग अलग बैंकिंग के ऑनलाइन बैंकिंग ऑप्शंस हैं और बहुत सारी मोड ऑफ पेमेंट्स होती हैं। चलिए, तो ये सारी डिटेल यहां पे थी। इसके अलावा आपको सक्सेसफुल पेमेंट जो है उसका स्टेटस 24 आवर्स में दिखेगा। यहां पे और भी कुछ दे रखा है, ऑल विमेन, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST के कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और PWBD के कैंडिडेट्स हैं, उनको फीस सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप बिल्कुल फ्री में एग्जाम देने जा सकते हैं। Candidates are advised to check all the fields entered by them online before submitting their applications. Candidates should avoid submission of multiple applications for the same post. एक ही पोस्ट के लिए आप मल्टीपल एप्लीकेशंस मत डालिएगा और एक बार सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग ब्रांच क्या है, कौन सी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कभी कभी क्या है ना, आप स्क्रॉल डाउन करते हो, सिलेक्ट करते हो, नीचे आने के लिए अपना माउस का स्क्रॉल करते हो और वो ब्रांच ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। तो एक बार थरली ड्यूली चेक कर लेना आराम से जो भी आपने एप्लीकेशन फी फिल किया है और उसके बेसिस पे फिर आगे बढ़ना सबमिट करने के पहले। यहां पे नो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट आर टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ आपको और कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक आपका फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में चाहिए। वो भी उन्होंने पूरी डिटेल में बता रखा होगा, जब भी आप अप्लाई करेंगे वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि किस साइज का चाहिए, कैसा चाहिए, एटसेट्रा सब कुछ। फिर आगे इन्होंने दे रखा है, हाउएवर कैंडिडेट शुड बी रेडी टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट टू क्वालिफिकेशन, एज, कैटेगरी, NOC फ्रॉम एम्प्लॉय एटसेट्रा एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर। अगर आपको आगे कॉल किया जाएगा, मेल किया जाएगा तो फिर आपको एज का, NOC का, फिर क्वालिफिकेशन का, कैटेगरी का, ये सब सर्टिफिकेट्स रेडी रखने पड़ेंगे बाद में सबमिट करने के लिए। अभी हो सकता है शुरुआत में आपको ना लगे, बट बाद में फिर जब बोला जाएगा तो ये सबमिट करने पड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा है, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 11 वेन्यूज। रिटन टेस्ट इन वेन्यूज पे होंगे, अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। However, ISRO reserves the right of cancel or change the written test venue and re-allot the candidate to any other test center. The call letters for written test will be sent only to the registered email ID. ये 11 सिटीज में ही टेस्ट होगा, तो आप अपने आसपास के जो भी टेस्ट हैं वो वेन्यू सिलेक्ट कर सकते हो। इन्होंने क्लियर कट लिखा है, ऐसा होता नहीं है जनरली, बट बाई चांस कभी हुआ एक सेंटर पे उन्होंने कॉल आउट कर दिया कि भोपाल सेंटर पे या किसी एक सेंटर पे या दूसरे सेंटर पे एग्जाम नहीं होगी, आपको कहीं और सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा नियर बाय, फिर आपको वहां तक जाके और ये एग्जाम देनी पड़ेगी। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, यहां क्लियर कट दे रखा है, 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। एक ही पेपर के अंदर सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, एक ही पेपर 2 पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा? पार्ट ए होगा आपके एरिया या डिसिप्लिन का, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस का। ये यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MSQ ऑफ 1 मार्क ईच। एक मार्क के MCQs आएंगे। MCQs मतलब 4 ऑप्शंस, 1 करेक्ट। MCQs होंगे 80 क्वेश्चंस होंगे, जिसका एक मार्क होगा करेक्ट होने पे, बट अगर गलत हुआ तो -1/3। -1/3 पैटर्न ऑफ मार्किंग, मतलब कि अगर गलत है तो -1/3 हो जाएंगे आपके स्कोर्ड मार्क से, सही है तो +1। हाँ, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। सिंपल सी बात है। आगे इन लोगों ने पार्ट बी दे रखा है। पार्ट बी में होगा एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट। इसमें होंगे मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, टोटलिंग ऑफ 20 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स। तो 15 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के, यहां पे 80 मार्क के, यहां 20 मार्क के, टोटल
100 मार्क के क्वेश्चंस, 100 मार्क के क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 80 क्वेश्चंस यहाँ पे, 15 क्वेश्चंस यहाँ पे, तो टोटल 95 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करने पड़ेंगे। ये देखो 120 मिनट का एक सिंगल पेपर होगा 2 घंटे में, 2 घंटे में आपको 95 क्वेश्चन सॉल्व करने। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसरो की एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन जो है इजी डायरेक्ट होते हैं। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा बेसिक आप पढ़ के जाएंगे सारे कोर्सेज का, उतना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 95 क्वेश्चंस। पार्ट ए में आपको क्वेश्चन आएंगे आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। पार्ट बी में आएंगे एप्टीट्यूड से रिलेटेड। एप्टीट्यूड में क्या आएगा? देखो इन्होंने क्लियर कट लिखा है, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो आप एप्टीट्यूड जो है इतना करके जाएंगे कि 20 मार्क्स का आपको आए। क्यों ये पार्ट 2 अलग अलग पता है क्यों दे रखे हैं? क्योंकि दोनों पार्ट का अलग अलग कट ऑफ इन्होंने लिखा हुआ है आगे। देखो इंटरव्यू क्या लिखा है? इंटरव्यू में लिखा है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1/5। मतलब कि एक वैकेंसी के लिए 5 लोगों को वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। कि टोटल अगर आपके पास लेट्स से 45 वैकेंसीज हैं, 47 वैकेंसीज हैं, तो 47 into 5 कितने हो जाएंगे? सम 230 समथिंग हो जाएंगे। 3 5 15, हाँ 235 कैंडिडेट्स को वो लोग कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा उन्होंने 1/5 रेशियो पे बोल रखा है, विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स। कम से कम 10 कैंडिडेट को तो मिनिमम वो कॉल करेंगे। फॉर रिजर्व्ड वैकेंसीज डिस्टिंक्ट और एडिशनल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1/5 मैक्सिमम विदाउट रिगार्ड्स ऑफ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स इफ एनी शॉर्टलिस्टेड अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहा है तो उनके लिए भी सेम टू सेम रेशियो उन्होंने रखा हुआ है। अब यहां पे क्वालिफाइंग कंडीशंस दे रखी है। अरे क्वालिफाइंग कंडीशंस क्या दे रखी है? रिजर्व्ड कैंडिडेट्स ओनली इफ अ पोस्ट इज रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड के लिए लिखा है कि जब रिटन टेस्ट है तो 50% आपको क्या करना है? पार्ट ए पार्ट बी दोनों में स्कोर करना है। मतलब पार्ट बी में 20 में से आपको कम से कम 10 मार्क्स आने चाहिए, पार्ट ए में भी कम से कम आपको 80 में से 40 मार्क्स आने चाहिए। दोनों पार्ट में बराबर आपको 50-50% आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए में आपने 60 मार्क्स ले आए और पार्ट बी में आपके 10 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मिनिमम है 50-50% दोनों पार्ट्स में आपके आने चाहिए। अगर आपका रिजर्व कैंडिडेट में सिलेक्शन होना है, रिजर्व कैंडिडेट के हिसाब से आपने सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो आपको 40% हर एक पार्ट में आना चाहिए। इंटरव्यू में सेम चीज है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 50 मार्क्स का कट ऑफ है कि 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू में मिलने चाहिए आउट ऑफ 100, और सेकंड जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 40 आना चाहिए। एग्रीगेट दोनों का मिला के यहां पे अनरिजर्व्ड के लिए 60% और रिजर्व्ड के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, तो ही सिलेक्शन होगा। अब इन्होंने हमेशा से एक चीज को फॉलो किया है, जहां तक मैंने देखा है, कि ये लोग बैकलॉग ले लेंगे पर वैकेंसीज फिल नहीं करेंगे अगर स्टूडेंट्स अच्छे नहीं मिले तो। मतलब कि अगर ये कट ऑफ क्लियर जो है 45 स्टूडेंट्स का हुआ तो 2 वैकेंसीज बैकलॉग रह जाएंगी, खाली रह जाएंगे, अगली बार फिल कर देंगे, बट ये अनडिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं लेके जाते। ऐसा देखा गया है अब तक। तो आगे देखते हैं। वेटेज इन पैनल जनरेशन। फॉर जनरेशन ऑफ द फर्स्ट पैनल 50% वेटेज विल बी गिवन टू द रिटन टेस्ट एंड 50% वेटेज ऑफ इंटरव्यू मार्क्स। तो पहला जो आपका फाइनल पैनल बनेगा कि आखिरी में इनका सिलेक्शन हो सकता है, कम से कम 50% जो है वेटेज रिटन टेस्ट का और 50% वेटेज इंटरव्यू का मिलेगा, कि 50-50% वेटेज के हिसाब से जिसने जो अच्छा परफॉर्म किया है उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे दे रखा है कि आपका जो पेमेंट है वो कैसा होगा। पे एंड अलाउंसेस के हिसाब से दे रखा है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड एज साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी पोस्ट in level 10 of pay matric and will be paid minimum basic pay of 56,100 per month। ये आपका बेसिक पे है, फिर एचआरए एटसेट्रा ऐड होके आपकी पेमेंट जो है अच्छी खासी हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सिटी में अपॉइंट होते हैं, क्योंकि सिटी वाइज जो है वो एचआरए और टीएडीए एटसेट्रा डियरनेस अलाउंस ऐड होता है। सिटी अगर बैंगलोर है तो ज्यादा मिलेगा एटसेट्रा, क्योंकि खर्चे ज्यादा होते हैं।
कंडीशन अप्लाइड रहती है वहां पे, बट आपको डायरेक्टली 10 ग्रेड का पे मैट्रिक्स स्टार्ट होगा जैसे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। 56,100 पर मंथ है, अच्छा खासा आपको इन हैंड आना शुरू हो जाएगा। आगे इन लोगों ने लिखा है DA HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आर पेएबल एज पर द एक्सटेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट। द एम्प्लॉयज विल बी गवर्न्ड बाय द न्यू पेंशन स्कीम। Further, medical facilities for self and dependents, subsidized canteen, limited quarter facilities, leave, travel concession, group insurance, house building advance, etc. are admissible as per government orders. जो भी गवर्नमेंट के दूसरी फैसिलिटीज होती हैं वो आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग कि आपको हाउस बिल्डिंग अगर करना है तो उसका एडवांस मिल जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिल जाएगा, और आपकी लीव, ट्रैवल कंसेशन एटसेट्रा मिल जाएंगे। और अदर कंडीशंस में बहुत कुछ इन्होंने दे रखा है, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इस पर्टिकुलर लिंक पे आप जाइएगा तो आपको सारे सेंटर्स और यूनिट्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी। कैंडिडेट्स अटेंडिंग द इंटरव्यू विल बी रिम्बर्स्ड टू एंड फ्रॉम सेकेंड क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द सिटी इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, अब यहां पे क्लियर कट इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ तो जहां आपका घर है, जहां आपने अपना एड्रेस दिया है, पोस्टल एड्रेस, वहां से लेके तो जहां इंटरव्यू होगा वहां तक का आपको सेकेंड क्लास एसी का, सेकेंड क्लास ट्रेन का, नॉट एसी का, सेकेंड क्लास ट्रेन का फेयर जो है वो रिइंबर्स कर दिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए डिटेल में देना है। अगर आप लोग ऑनलाइन सबमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आप जब इंटरव्यू के लिए आएंगे तब आप एप्लीकेशन में जो भी डिटेल डालेंगे उन सब डिटेल का क्लियर कट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, एज प्रूफ बताने पड़ेंगे जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तब। अभी आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर इन्होंने जेपीजी फॉर्मेट में मांगे हैं। और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। रिटन टेस्ट के लिए आपको ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरव्यू के लिए मिलेगा। आप और क्वेरीज जो हैं यहाँ पे मेल करके और डिटेल में बात कर सकते हैं। चलिए, फाइनली ये हैं डेट्स हैं। ओपनिंग डेट आज की थी, क्लोजिंग डेट 14 जून की है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट इज 16। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके और एप्लीकेशन के लिए फिल कर सकते हैं। अभी रिटन टेस्ट की डेट एटसेट्रा अभी अनाउंस नहीं हुई है, जैसे एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद ये लोग रिटन टेस्ट के लिए डेट्स एटसेट्रा आपको रोल आउट कर देंगे। यूजुअली इसरो का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है उसमें रिटन टेस्ट तो ठीक ठाक डेट पे सही तरीके से हो जाता है, ज़्यादा डिले भी नहीं होता है, ज़्यादा बहुत जल्दी भी नहीं होता है, तो आपके पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन करने का। आप एक बार सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। इसरो के बहुत आसान पेपर होता है कंपैरेटिवली गेट, बट हाँ मैं ये बात जरूर बोलूंगा, जिन लोगों ने इस बार गेट लिखना है अगली बार 2024 के लिए, चाहे वो आप थर्ड ईयर में पास करके और फाइनल ईयर में गए हैं या पास आउट हैं और ड्रॉप लेके गए हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बार आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपका टाइम स्पेंड होगा, आपको टेस्ट पेपर देने जाना पड़ेगा एटसेट्रा, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो है वो गेट का पेपर कैसे दिया जाता है। क्योंकि ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑफ कोर्स टेंशन होता है, प्रेशर होता है, सेंटर पे बैठने का एक प्रेशर होता है, इतने सारे लोगों के साथ बैठने का, फिर टाइम लिमिट का प्रेशर होता है, तो वो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि गेट एग्जाम थोड़ा सा ईजी लगे आपके लिए, या फिर थोड़ा सा एक यूजुअल लगे, एकदम डिफरेंट ना लगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका गेट अच्छा नहीं गया, एमटेक में एडमिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, वो भी फिलअप कर दीजिए। जिनका अगले साल का गेट लिखने का टारगेट है वो भी फिलअप कर दीजिए। शायद थर्ड ईयर स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है, एक बार फिलअप करके देखिएगा, हो सकता है आप रिटन टेस्ट दे पाएं तो दे दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। बट कम से कम ऐसी फॉल्टी एप्लीकेशन मत डालिएगा जिसमें आप गलत इंफॉर्मेशन भेज दें कि हम 23 में पास आउट हो जाएंगे, वरना फिर आप जो है डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेटर ऑन अगर आप इसरो में अप्लाई करने जाएंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन अभी की और बाद की मैच नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। तो प्लीज गलत इंफॉर्मेशन मत फिल करिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे मेरी हेल्प लगती है आप लोगों को, तो डेफिनेटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आई मीन कमेंट सेक्शन में, या फिर कहीं भी किसी भी स्पेशल क्लास यूट्यूब क्लास में आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। विश यू गुड लक। आप लोग जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो अपलोड कर दीजिए, आपके फोटोग्राफ, साइन एटसेट्रा एटसेट्रा सारी
सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और सक्सेसफुल पेमेंट का जो 24 आवर्स में कंफर्मेशन आएगा वो कंफर्मेशन भी जल्दी से जल्दी ले लीजिए। विश यू गुड लक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।